आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 9B ऑफ CPC 9008। इस ऑर्डर से जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 89A ऑफ CPC। अंडर दिस सेक्शन बेसिकली दो चीज़ें ही डिस्कस हुई थी। नंबर वन तो ये कि कब एक मैटर ADR में रेफ़र किया जाता है। अब ADR क्या होता है? ADR मतलब एब्रीवेशन है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। अब नेम से ही शो हो रहा है कि नॉर्मल वे ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है? विद इन अ कोर्ट, मतलब दावा दायर करके आप कोर्ट से अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लो। लेकिन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब कि विदाउट कोर्ट, आउटसाइड ऑफ द कोर्ट जो तरीकाकार होगा सॉल्व करने का डिस्प्यूट को, उसे हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहेंगे। तो सेक्शन 89A में बेसिकली दो चीज़ें ही डिस्कस हुई थी कि कब एक मैटर ADR को पार्टीज अपना रेफर कर सकती हैं, और मूड्स ऑफ ADR मतलब ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस किस तरह हो सकती है। नॉर्मली थ्री मूड्स जो हैं वो सेक्शन 89A ऑफ CPC में डिस्कस किए गए थे। नंबर वन आर्बिट्रेशन, नंबर टू मेडिएशन एंड नंबर थ्री कंसिलेशन। ये थ्री मूड डिस्कस किए गए थे। अब ये क्या होते हैं और कब जो है वो मैटर रेफ़र किया जाता है ADR को, ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए आप CPC की जो प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसमें जाके आप लोग सेक्शन 89A ऑफ CPC को की वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं। बाकी जो है प्रोसीजर जो है वो उसमें नहीं बताया गया था सेक्शन 89A के अंदर के आया जब मैटर रेफ़र किया जाएगा ADR में तो वो मैटर किस तरह रिज़ॉल्व होगा, वो प्रोसीजर बेसिकली ऑर्डर 9B के अंदर बताया गया है। तो अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 9B को। सो ऑर्डर 9B जिसका टाइटल अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जो कि वो आपको पता चल गया कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है। इसमें टोटल 4 रूल हैं, और ये 4 रूल जो हैं वो बेसिकली क्लासिफाई हुए हैं बड़े तरीके के साथ कि जैसे रूल 1 में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि कौन-सा मैटर ADR में रेफ़र किया जाएगा और कौन-सा मैटर ADR में रेफ़र नहीं किया जाएगा। रूल 2 इस चीज़ से डिस्कस करता है कि जब पार्टीज़ अपना मैटर ADR में रेफ़र कर देती हैं, तब उन्हें क्या डायरेक्शन दी जाएगी कोर्ट की तरफ से। एंड अब जब ADR में आपका केस चला गया, मेडिएशन सेंटर में आपका केस चला जाता है, तब उसके 2 कंसीक्वेंस हो सकते हैं कि या तो आपका जो इश्यू है वो ADR के मोड के थ्रू सेटल हो जाए, और दूसरा कंसीक्वेंस ये हो सकता है कि वो ना हो सके। तो रूल 3 बेसिकली ये कहता है कि अगर तो ADR के थ्रू आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है, तो रूल 3 सेटलमेंट से डील करता है कि तब क्या होगा कि अगर सेटल हो गया आपका इश्यू ADR के थ्रू। और नंबर 4 रूल इस चीज़ से डिस्कस करता है कि अगर आपकी मेडिएशन जो ADR की टेक्नीक है वो कामयाब नहीं हुई, सुलह सफाई से आपका मामला आउटसाइड ऑफ कोर्ट सेटल नहीं हुआ, तो देन फिर क्या होगा। तो यही 4 रूल हैं इसके अंदर, और कुछ और एक्स्ट्रा कोई चीज़ इसमें नहीं डिस्कस की गई। तो रूल 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल 1 जो है वो कहता है रेफरेंस टू मेडिएशन। अब चूँकि मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि इसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है इस रूल के अंदर कि कौन-सा मैटर जो है वो ADR में रेफ़र किया जाता है, कौन नहीं किया जाता। तो स्टार्ट करते हुए कह रहे एक्सेप्ट वेयर द कोर्ट इज़ सैटिस्फाइड दैट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ मेडिएशन और intricate question of law or fact is involved, the court shall refer the case for mediation. So सब रूल 1 के अंदर 2 बातें डिस्कस हुई हैं। नंबर 1 तो एक जनरल रूल है और एक एक्सेप्शन है। जनरल रूल के अंदर ये चीज़ बताई जा रही है कि कोर्ट शैल रेफ़र द केस फॉर मेडिएशन। कोर्ट जो है वो हर केस ही मेडिएशन में रेफ़र कर देगा, एक्सेप्ट जो इसका पहला वर्ड था एक्सेप्शन, ये कि अगर ये 2 सिचुएशन पूरी हो जाए। नंबर 1 तो ये कि अगर कोर्ट सैटिस्फाई हो जाए कि भई मेडिएशन की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। नंबर 1 ये कि अगर कोर्ट सैटिस्फाई हो जाए कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं मेडिएशन की। नंबर 2 ये कि कोई टेक्निकल क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इज़ इन्वॉल्वड हों। देन अगर ये 2 सर्कमस्टांसेस होंगे तो कोर्ट कोई मैटर मेडिएशन के लिए रेफ़र नहीं करेगा। लेकिन अगर ये दोनों सिचुएशन ना हो, देन कोर्ट जो है वो मेडिएशन के लिए केस को रेफ़र कर देगा। अब आया ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए भई, कोर्ट ने जब डिसाइड करना होता है मैटर, तो उसने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना होता है, क्योंकि उसे नॉलेज ऑफ लॉ होती है। अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो जो आर्बिट्रेटर होगा या मीडिएटर कंसिलेटर, सो कोई भी जो आप ADR के मूड में अपना मैटर सॉल्व करने के लिए भेज रहे हैं, उसके पास इतनी एक्सपर्टीज़ ऑफ लॉ नहीं होगी। इसलिए जब टेक्निकल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा, देन जो है मैटर रेफ़र नहीं किया जाएगा मेडिएशन के लिए। और इसके अलावा अगर पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी मेडिएशन की, क्योंकि ये चीज़ जो है आप सेक्शन 89A के अंदर पढ़ें तो उसमें है कि मैटर अगर रेफ़र किया जाता है ना ADR में, तो पार्टी से कंसेंट के साथ किया जाता है। अगर तो वो कंसेंट ही नहीं दे रही, अगर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है मेडिएशन की, तो फिर वो क्यों रेफ़र करेगा। तो इसलिए अगर ये 2 सर्कमस्टांसेस होंगे, देन मैटर नहीं रेफ़र किया जाएगा, और अगर ये नहीं होंगे, तब कोर्ट जो है वो मेडिएशन के लिए केस को रेफ़र कर देगा। सब रूल 2 क्या कहता है? वो कह रहे हैं व्हाइल रेफरिंग द मैटर फॉर मेडिएशन द कोर्ट में
indicate the material issue for determination through mediation। मतलब मेडिएशन को जब मैटर रेफर किया जा रहा है तो कोर्ट ने उसी टाइम ये इंडिकेशन भी देनी है कि कौन से मटेरियल इशू मतलब मेजर इशू कह रहे हैं कि कौन से इशू जो हैं वो मेडिएशन के थ्रू डिसाइड होने हैं, ये भी कोर्ट ने बता देना है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट को बता दिया जाए कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उसे सिलेबस का पता ही ना हो, तो वो क्या करेगा? उसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, वो तो फ़ेल हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कोर्ट ने अगर मेडिएशन में मैटर भेजना है तो उसे बता देना है कि भाई किन मैटर्स के मतलब आपने मेडिएशन के थ्रू मैटर को सॉल्व करना है, वरना वो भी अलग-अलग बातों में लगा रहेगा, टाइम वेस्ट करेगा। तो सब रूल 2 क्या कहता है? अब सब रूल 2 जो है उसका टाइटल है अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़, यानी कि केस में रेफ़र कर दिया मेडिएशन में, देन अब कोर्ट क्या डायरेक्शन देगी जिन पार्टीज़ का केस उसने मेडिएशन में भेज दिया है उन्हें। ये रूल इससे डील कर रहा है, वो कह रहा है मेरा केस इज़ रेफर्ड फॉर मेडिएशन। जब केस मेडिएशन में रेफ़र कर दिया गया, द कोर्ट शैल स्टे द प्रोसीडिंग फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज़। अब ज़ाहिर-सी बात है, नॉर्मली केस के जो है वो कोर्ट के पास लगा हुआ था। पार्टीज़ ने कहा कि नहीं, हमें आउटसाइड ऑफ द कोर्ट मैटर सॉल्व करना है, तो कोर्ट ने जब मेडिएशन में रेफ़र कर दिया, तो जो प्रोसीडिंग उसके पास चल रही थी उसने उसे स्टे कर दिया। लेकिन जो अब ये स्टे का टाइम पीरियड है वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। अब इससे आपको इतना पता चल गया कि जो मेडिएशन की प्रोसीडिंग है उसको करने के लिए जस्ट 30 डेज़ हैं। 30 डे से ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जा रहा। मतलब अगर एडीआर के थ्रू मैटर को सॉल्व करना है, जस्ट 30 डे के अंदर करना है। एंड डायरेक्ट अ पार्टीज़ टू अपीयर बिफोर द मेडिएशन सेंटर। मतलब उसने अपने केस जब मेडिएशन रेफर हो गया, अपने पास जो प्रोसीडिंग थी उसे स्टे आउट कर दिया 30 दिन के लिए, और पार्टीज़ को डायरेक्शन दे दी कि अब आपने मेडिएशन सेंटर के पास जाना है। मतलब जो कोर्ट में पेशी होनी थी वो कहेगा अब आपने मेडिएशन सेंटर के अंदर हाज़िरी देनी है, सेट अप बाय द लाहौर हाई कोर्ट। और ये मेडिएशन सेंटर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने सेट किए होंगे। अब इस टाइम टोटल पंजाब में तो टोटल 36 मेडिएशन सेंटर हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस्टेब्लिश किए हुए हैं। एंड ऑन सच डेट एंड टाइम एज़ द कोर्ट में स्पेसिफाई, मतलब वो उन्हें कह देगा कि अब आप लोगों ने जो डेट और टाइम मैं बता रहा हूँ, उस डेट पे आपने मेडिएशन सेंटर के अंदर पेश होना है। अब रूल 3 की तरफ आ जाते हैं, जो कि अब आपका एडीआर में मैटर चला गया। अब जो कि 2 कंसीक्वेंस ही हो सकते हैं, या तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी या फिर आपकी सेटलमेंट नहीं होगी। तो रूल 3 इसी चीज़ से डिस्कस करता है कि अगर आपकी सेटलमेंट हो जाए, यानी एडीआर के थ्रू, सुलह सफ़ाई के थ्रू आपका मैटर रिज़ॉल्व हो जाए, देन क्या होगा? रूल 3 के टोटल 4 सब रूल है। सब रूल 1 स्टेट दैट वेयर द मेडिएशन प्रोसीडिंग आर सक्सेसफुल एंड द पार्टीज़ हैव अराइव्ड एट एन एग्रीमेंट, यानी कि मेडिएशन प्रोसीडिंग कामयाब हो गई, पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट भी हो गया। द मेडिएटर शैल काउज़ द सेम टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो मेडिएटर जो है वो इस चीज़ को इन रिटन फॉर्म में इसका एक रिकॉर्ड ले आएगा, जिसके ऊपर वो सिग्नेचर लेगा। अब ये और का वर्ड है, इसका मतलब इन जो 3 पार्टीज़ हैं, उनमें से किसी एक के साइन लाज़मी होने चाहिए। पार्टीज़ के साइन होंगे या रिकॉग्नाइज़ उनके एजेंट के या फिर उनके प्लीडर्स के। और ये रिकॉग्नाइज़ एजेंट कौन होते हैं? ये ऑर्डर 3 के रूल 2 में आप जाके देख सकते हैं, उनकी डेफिनेशन वहाँ बताई गई है। और प्लीडर्स जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ सीपीसी में प्लीडर्स की डेफिनेशन बताई गई। सो वो कह रहे हैं कि और पार्टीज़ की डेफिनेशन लॉ में डिफाइंड नहीं हुई हुई पूरे सीपीसी के अंदर। पार्टीज़ बेसिकली वही होती हैं जिनका नाम जो है हुज़ नेम अपीयर ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सूट, मतलब जिनका नाम सूट के ऊपर हो मेंशन, तो वो पार्टीज़ होती हैं। तो सिंपल ये है कि अगर ज़्यादा लंबा ना करें, इसे ड्रैग ना करें सिचुएशन को, ये कह रहे हैं कि अगर मेडिएशन प्रोसीडिंग कामयाब हो गई, इनके दरमियान मुआहदा हो गया, तो मेडिएटर क्या करेगा? मेडिएटर के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसको रिटन रिकॉर्ड में लेकर आएगा और सबूत के तौर पर इस पे सिग्नेचर ले लेगा। अब सिग्नेचर इसमें से पार्टीज़ के भी हो सकते हैं, उनके रिकॉग्नाइज़ एजेंट के भी हो सकते हैं, उनके प्लीडर्स के भी हो सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक के साइन हो सकते हैं, और एंड अटेस्टेड बाय 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस, और 2 गवाहों के साइन भी इसने लेने हैं। मतलब इन तीनों पार्टीज़ में से किसी एक के साइन और उसके साथ 2 गवाहों के साइन उसने लाज़मी तौर पर लेने हैं उस मुआहदे के ऊपर जो इनके दरमियान मेडिएशन के थ्रू हो गया। सब रूल 2, द एग्रीमेंट शैल बी सर्टिफाइड बाय द मेडिएटर। नेक्स्ट, सर्टिफाइड से मुराद ये है कि अब उस मुआहदे पे अपने साइन करेगा मेडिएटर, एंड ट्रांसमिट फॉरवर्ड थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिएशन सेंटर टू द कोर्ट। और फिर जो एक तरह से देखा जाए तो ये कैरियर है। मेडिएटर टू कोर्ट जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेडिएशन सेंटर जो है वो कैरियर है, यानी कि यही जो मुआहदा हुआ है वो मेडिएटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिएटर सेंटर को देगा और उसके थ्रू जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाएगा, जिसने से मेडिएशन के लिए मैटर रेफर किया था। सब रूल 3, द कोर्ट शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ द एग्रीमेंट पास अ डिक्री इन टर्म्स देयरऑफ। अब जाहिर सी बात है कि पार्टीज़ के दरमियान बाहिमी सलाहमंदी से एग्री हो गए हैं किसी मैटर पर, तो वो अगर एग्रीमेंट मिलते साथ ही कोर्ट क्या करेगा? ऑब्लिगेशन शैल का वर्ड है कि वो उसके ऊपर डिक्री पास कर देगा, और इस डिक्री को हम क्या कहेंगे? कंसेंट डिक्री। अनलेस द कोर्ट, अब वो कब डिक्री पास नहीं करेगा? फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग फाइंड द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। अगर तो कोर्ट को लगता है कि जो मुआहदा इनके दरमियान हुआ है वो लॉफुली इन्फोर्सेबल नहीं है, और तब वो उसको
इस पर डिक्री पास नहीं करेगा और इस चीज़ के बाकायदा रीज़न भी रिकॉर्ड करेगा इन रिटन फॉर्म। अब भाई देखो, जो चीज़ कानून के अंदर लॉफुली इन्फोर्सेबल है वही एग्जीक्यूटेबल है, क्योंकि डिक्री ने पास होने के बाद बस उधर ही तो नहीं स्टे हो जाना, उसने एग्जीक्यूट भी होना है। कोई चीज़ जो कि कानून के अगेंस्ट है उसे कानून किस तरह सपोर्ट कर सकता है, उसे किस तरह इन्फोर्स करवा सकता है, उसे किस तरह एग्जीक्यूट करवा सकता है। इसीलिए अगर उन दरमियान के दरमियान मुआहिदा किसी ऐसी चीज़ के दरमियान कोर्ट को लग रहा है जो कि लॉफुली ठीक नहीं है, बाय लॉ इन्फोर्सेबल ही नहीं है, देन कोर्ट जो है वो उस चीज़ के ऊपर डिक्री पास नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर अगर पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है किसी इलीगल काम के करने पे, या फिर जो डिक्री है वो बाय फ्रॉड आई है। अब कोई फ्रॉड वाली चीज़ को तो लॉ इन्फोर्सेबल नहीं है ये चीज़, क्योंकि फ्रॉड इलीगल है कानून में। अगर मतलब पता चल जाता है कि पार्टीज़ के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन करके उनकी कंसेंट ली गई है, मेडिएशन में फ्रॉड करके उनकी कंसेंट ली गई है, तो ऐसी चीज़ लॉ वाली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इसलिए कोर्ट इसके ऊपर डिक्री पास नहीं करेगी। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन या फिर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के तौर पे अपने माइंड में रख लें, क्योंकि नॉर्मली सेक्शन 96 में कहा गया है कि भाई जब एक डिक्री जो कंसेंट डिक्री होती है वो अपीलेबल नहीं होती, लेकिन जहाँ लॉ होता है वहाँ आपके पास रेमेडी भी होती है। अगर आप सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 को देखें सीपीसी के, तो उसमें बताया गया कि अगर कोई डिक्री फॉर फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, इस ग्राउंड पर आप चैलेंज करते हो, तो आप चैलेंज कर सकते हो। या ठीक है, अगर तो आप ये कह देते हो कि ठीक है बेशक ये कंसेंट डिक्री है, लेकिन मेरी कंसेंट मुझे मिसरिप्रेजेंट करके ली गई है, मेरे साथ फ्रॉड करके ली गई है, देन आप लोग उस डिक्री को भी चैलेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास सब रूल 4 है। Where the settlement relate only to a part of a dispute, the court shall pass a decree or an order in terms of such settlement and proceed to adjudicate the remaining issue. सब रूल 4 इस चीज़ की सिचुएशन कह रहा है कि हो सकता है केस पूरा का पूरा मेडिएशन में रेफ़र ना किया हो कोर्ट ने, जस्ट उसका कुछ एक हिस्से के बारे में कहा हो कि ये पार्ट ऑफ डिस्प्यूट जो है ना, टोटल होल डिस्प्यूट का जो केस में है वो कह रहे हैं उसमें से कि सिर्फ एक पार्ट ऑफ डिस्प्यूट रेफ़र किया था सेटलमेंट के लिए, और सेटलमेंट हुई भी सिर्फ और सिर्फ, या हो सकता है पूरा ही रेफ़र किया गया हो, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि सेटलमेंट जो पार्टीज़ के दरमियान हुई है ना मेडिएशन में, वो जस्ट डिस्प्यूट के किसी एक हिस्से से रिलेटेड हुई है, सारे डिस्प्यूट से मुतल्लिक नहीं हुई। देन कोर्ट क्या करेगा, जस्ट जिस हद तक सेटलमेंट हुई है उसी पोर्शन पर डिक्री और ऑर्डर पास कर देगा। इन टर्म्स ऑफ सच सेटलमेंट मतलब जिन कवायद और ज़वाबित में जिन कंडीशंस के अंदर सेटलमेंट उसका उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस सेटलमेंट की हद तक डिक्री पास कर देगा, और जो बाकी रिमेनिंग को डिस्प्यूट होगा उसके मतलब वो एडजुडिकेशन करेगा, मतलब उस पर अब कोर्ट ही डिसीजन करेगी। रूल 4 जिसमें बताया जा रहा है कि अगर ये सेटलमेंट ना हो, आपका मेडिएशन के थ्रू मैटर सॉल्व ना होगा, तो देन क्या होगा। रूल 4 फेलियर ऑफ मेडिएशन वेयर द मेडिएशन फेल एंड नो सेटलमेंट इज मेड बिटवीन द पार्टीज, यानी कि अगर मेडिएशन फेल हो गई, पार्टीज के दरमियान कोई सेटलमेंट ना हुई, मेडिएटर शेल सबमिट अ रिपोर्ट टू द कोर्ट, मेडिएटर जो है वो कोर्ट को ये रिपोर्ट जमा करवा देगा, एंड द कोर्ट शेल प्रोसीड विद द केस फ्रॉम द स्टेज इट वाज रेफर टू द मेडिएटर। अब जिस स्टेज पे मेडिएटर को केस रेफर किया था फॉर द पर्पस ऑफ मेडिएशन, अब जो कि फेल हो गई है, उसी स्टेज से कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा। यानी हो सकता है कि उसने फ्रेमिंग ऑफ इशू से पहले मैटर रेफ़र किया था मेडिएशन को, और अब फेल हो गई मेडिएशन, तो वो फ्रेमिंग ऑफ इशू से ही स्टार्ट करेगा। और अगर आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशू मैटर रेफ़र किया था फॉर मेडिएशन, तो अब फेल हो गया है, मेडिएशन से मैटर सॉल्व नहीं हो सका, तो फिर वो उसी स्टेज पे, यानी फ्रेमिंग ऑफ इशू के बाद रेफ़र किया था, तो उसके बाद से ही वो अपनी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करेगा। मतलब अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी मेडिएशन फेल हो जाती है और कोर्ट में दोबारा केस रेफ़र किया जाता है, तो de novo ट्रायल नहीं होगा, यानी न्यू ट्रायल नहीं होगा फर्स्ट स्टेज से, बल्कि उसी स्टेज से होगा जिस स्टेज से मैटर रेफ़र किया गया था टू मेडिएटर। तो ये आपके पास ऑर्डर 9 भी था, सिंपल सा ऑर्डर है, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है।